जरा कल्पना कीजिए कि आज कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल टेक कंपनी भारत आए। मतलब वो बस इतना कहें कि हमें अपने सर्वर लगाने हैं और थोड़ी बहुत इंटरनेट सेवा देनी है। हाँ, बस एक छोटा सा ऑफिस खोलने की परमिशन मांगे। बिल्कुल। लेकिन फिर कुछ ही सालों में सीन ये हो जाए कि वो कंपनी अपनी खुद की एक विशाल प्राइवेट आर्मी बना ले, यहाँ की जो चुनी हुई सरकार है उसे हटा दे और फिर पूरे देश का प्रशासन खुद ही चलाने लगे। तो सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है। या फिर कोई बहुत ही भद्दा मजाक लगता है। मतलब कोई भी कंपनी ऐसा कैसे कर सकती है? कोई व्यापारिक संस्था रातों रात शासक कैसे बन सकती है? पर सच तो यही है ना। इतिहास गवाह है कि आज से लगभग 250 साल पहले भारत में ठीक ऐसा ही हुआ था। ये एक ऐसा ऐतिहासिक सच है जिसे पचाना आज भी बहुत मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि हम अक्सर इतिहास को राजाओं, सेनाओं और साम्राज्यों के नजरिए से देखने के आदी हैं। वही तो, एक देश की सेना आती है और दूसरे देश पर हमला कर देती है, यही पैटर्न होता है। लेकिन भारत पर यह कब्जा किसी राजा की नियमित सेना ने नहीं किया था। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे क्रूर और सबसे लंबा चलने वाला कॉर्पोरेट टेकओवर था। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, कॉर्पोरेट टेकओवर। एक ऐसी व्यापारिक कंपनी जो केवल तराजू और बही खाते लेकर आई थी और अंततः उसने तलवार और तोपों से दुनिया के सबसे अमीर उपमहाद्वीप को अपना गुलाम बना लिया। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम सब मिलकर इसी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने वाले हैं। आज की इस चर्चा का आधार ल्यूसेंट ऑडियो बुक का एक बहुत ही शानदार अध्याय है, जिसका शीर्षक है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1757 से 1858। जहां पढ़ाई बने आसान और यादगार। बिल्कुल। और जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आज हमारा लक्ष्य सिर्फ तारीखें रटना या युद्धों के नाम याद करना नहीं है। हाँ, क्योंकि वो तो कोई भी किताब से पढ़ सकता है। वही ना, हम तो उस मैकेनिज्म या उस प्रणाली को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर महज व्यापार करने आई एक संस्था ने इतने बड़े महाद्वीप को निगला कैसे। तो आइए इस कहानी के पहले पन्ने पर चलते हैं। इमारत कितनी भी बड़ी हो, उसकी शुरुआत तो एक नींव से ही होती है। सही कहा। और ये नींव रखी गई थी साल 1600 में। मैं सोच रही थी कि हम वहीं से शुरू करें। हाँ, 31 दिसंबर 1600। इसी दिन इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर यानी एक विशेष अधिकार पत्र जारी किया था। अच्छा। हाँ, और इस चार्टर ने एक नई व्यापारिक कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार या जिसे हम मोनोपोली कहते हैं वो दे दी थी। यहाँ एक बात जो मेरा ध्यान बहुत खींचती है वो है इस कंपनी का असली नाम। मतलब हम इसे सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कहकर बुलाते हैं, लेकिन इसका पूरा और आधिकारिक नाम बहुत लंबा था। क्या नाम था? इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। बाप रे, ये तो सच में काफी लंबा नाम है ना? लेकिन इस लंबे चौड़े नाम में एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, मर्चेंट्स यानी व्यापारी। उनका एकमात्र मकसद पूर्वी देशों और खासकर भारत से मसाले, रेशम और सूती कपड़े खरीदना था और उन्हें यूरोप में ले जाकर भारी मुनाफे पर बेचना था। यहाँ पर एकाधिकार या मोनोपोली वाले उस चार्टर का असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। मतलब कोई और ब्रिटिश कंपनी उनके रास्ते में नहीं आ सकती थी? बिल्कुल। महारानी के उस आदेश का अर्थ यही था कि इंग्लैंड का कोई भी और व्यापारी या कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। उस वक्त अंग्रेजों के लिए भारत एक सोने की चिड़िया से कम नहीं था। मसालों की वजह से ना? हाँ, भारत के मसालों, खासकर काली मिर्च और सूती कपड़ों की यूरोप में जबरदस्त मांग थी। और इसी मुनाफे की तलाश में 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस समुद्री रास्ते से भारत पहुंचा और वो सीधे मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में हाजिर हुआ। बिल्कुल। अगर इसे हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो ये ऐसा ही था जैसे आज के किसी मल्टीनेशनल स्टार्टअप का प्रतिनिधि सरकार के सामने अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहा हो। हाँ, और गिड़गिड़ा रहा हो कि हुजूर हमें बस एक छोटी सी फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे दीजिए। वही तो। और फिर 1615 में सर टॉमस रो भी तो इसी काम के लिए आया था। आखिरकार मुगलों ने उन्हें सूरत में व्यापार करने की इजाजत दे ही दी। और उस वक्त जहांगीर के विशाल और शक्तिशाली दरबार में बैठे किसी भी दरबारी ने किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये विनम्र दिखने वाले व्यापारी एक दिन मुगलों के वारिस बन बैठेंगे। लेकिन मुगलों से यही तो सबसे बड़ी भूल हुई। उन्होंने अंग्रेजों को सिर्फ एक मामूली व्यापारी समझा। हाँ, और सूरत के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे मद्रास, बंबई और कलकत्ता में भी अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए, जिन्हें उस समय फैक्ट्री कहा जाता था। लेकिन मैंने पढ़ा है कि ये फैक्ट्रियां आज के कारखानों जैसी नहीं थी, है ना? व्यापार तो कर रहे थे, लेकिन साथ ही वे एक बहुत ही चतुर पर्यवेक्षक भी थे।
मतलब वो सब कुछ नोटिस कर रहे थे। हाँ, वे देख रहे थे कि मुगल साम्राज्य अब अंदर से कमजोर हो रहा है और क्षेत्रीय राजा आपस में ही लड़ रहे हैं। पर एक बात मुझे यहाँ समझ नहीं आती। अगर मैं एक व्यापारी हूँ तो मेरा फोकस सिर्फ अपना सामान बेचने और अपना मुनाफा कमाने पर होना चाहिए। स्वाभाविक है। तो जब ये अंग्रेज भारत में अपना व्यापार फैला रहे थे तब मार्केट में पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी भी तो मौजूद थे। तो फिर अंग्रेजों ने अपना व्यापार बढ़ाने के बजाय इन यूरोपीय प्रतिद्वंदियों से युद्ध क्यों शुरू कर दिए? अच्छा सवाल है। मतलब 1746 से 1763 के बीच जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए उनमें तो उन्होंने फ्रांसीसियों को पूरी तरह कुचल दिया। क्या ये युद्ध सिर्फ व्यापारिक मुनाफे के लिए हो रहे थे या अंग्रेजों के दिमाग में भारत पर राज करने का कोई मास्टर प्लान पहले से चल रहा था? इस सवाल का जवाब 18वीं सदी के व्यापारिक अर्थशास्त्र में छुपा है। देखिए, मुनाफे का सबसे बड़ा दुश्मन होता है कंपटीशन। हाँ, जाहिर है। अगर बाजार में अंग्रेज भी भारतीय कपड़ा खरीद रहे हैं और फ्रांसीसी भी, तो भारतीय बुनकर तो अपने कपड़े की कीमत बढ़ा देंगे ना। बिल्कुल, डिमांड ज्यादा होगी तो कीमत तो बढ़ेगी। अंग्रेजों को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। वे बाजार में अकेले खरीदार बनना चाहते थे ताकि वे अपनी मनमानी कीमत पर माल खरीद सकें। और युद्ध के खर्च की जहां तक बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। मतलब वो लंदन के शेयर बाजार से पैसा उठाते थे। हाँ, और उसी पैसे से उन्होंने अपनी एक प्राइवेट आर्मी बना ली थी। कर्नाटक युद्धों में फ्रांसीसियों को हराने के बाद अंग्रेजों को एक बहुत ही खतरनाक बात समझ में आ गई थी। क्या बात समझ में आई उन्हें? उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जो छोटी सी लेकिन आधुनिक हथियारों और कड़े अनुशासन वाली सेना है, वो भारत की बड़ी बड़ी रियासतों की सेनाओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अरे बाप रे! जब उन्होंने फ्रांसीसियों को भारत से बाहर कर दिया तो उनके सामने कोई यूरोपीय चुनौती बची ही नहीं। अब उनकी नजर सीधे तौर पर भारत की राजनैतिक सत्ता पर थी। क्योंकि सत्ता जिसके हाथ में होगी, बाजार के सारे नियम वही बनाएगा। एकदम सही। और यहीं से भारत के इतिहास का वो पन्ना खुलता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनकी नजर पड़ी भारत के सबसे समृद्ध और अमीर प्रांत पर, यानी बंगाल। 18वीं सदी का बंगाल, आज का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा का एक बहुत ही विशाल क्षेत्र था। हाँ, वहां मुर्शिद कुली खान और अली वर्दी खान जैसे नवाबों ने एक बेहद अमीर सूबा खड़ा किया था। लेकिन जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो अंग्रेजों के साथ उनका टकराव शुरू हो गया। और ये टकराव होना तय था। अंग्रेज अब अपनी व्यापारिक सीमाओं से बाहर जा रहे थे। वो कलकत्ता में अपने किले की दीवारें ऊंची कर रहे थे ना? हाँ, किलेबंदी कर रहे थे, स्थानीय कर यानी टैक्स देने से साफ मना कर रहे थे, और तो और नवाब के दुश्मनों को अपने किले में पनाह भी दे रहे थे। ये तो सीधे सीधे नवाब की अथॉरिटी को चुनौती देना हुआ। बिल्कुल। और जब सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया और उनकी फैक्ट्रियों पर रोक लगानी चाहिए, तो अंग्रेजों ने सीधे युद्ध का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने कूटनीति और धोखे का सहारा लिया। और उसी धोखे का नाम है 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध। मतलब इतिहास की किताबों में इसे एक बहुत बड़े युद्ध की तरह पेश किया जाता है, जहां एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला की विशाल सेना की और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव। हाँ, लेकिन अगर गहराई से देखें ना, तो लगता है कि ये कोई युद्ध था ही नहीं। ये तो बस एक फिक्स मैच था। फिक्स मैच? हाँ, या कह लीजिए कि एक कॉर्पोरेट बायआउट था, क्योंकि मीर जाफर तो पहले ही बिक चुका था। ये उपमा एकदम सटीक बैठती है। रॉबर्ट क्लाइव को अच्छी तरह पता था कि वो सीधे युद्ध में नवाब को कभी नहीं हरा सकता, इसलिए उसने युद्ध से पहले ही नवाब के मुख्य सेनापति मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाने का लालच देकर खरीद लिया। मतलब गद्दारी। हाँ, और जब प्लासी के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, तो मीर जाफर की टुकड़ियों ने नवाब की तरफ से लड़ाई ही नहीं की। सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बैठा दिया गया। और इसी युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी शासन की असली नींव पड़ी। प्लासी की जीत ने अंग्रेजों को बंगाल का खजाना सौंप दिया, जिससे उन्होंने अपनी सैन्य ताकत को और भी विशाल बना लिया। सही कहा आपने। लेकिन प्लासी तो धोखे से जीता गया था ना। अंग्रेजों की असली सैन्य ताकत का परीक्षण तो इसके कुछ साल बाद हुआ ना, 22 अक्टूबर 1764 का बक्सर का युद्ध। बिल्कुल, बक्सर का युद्ध। ये कोई फिक्स मैच नहीं था। बक्सर में अंग्रेजों के सामने बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और खुद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना खड़ी थी। और बक्सर का युद्ध भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस युद्ध में भारत की 3 सबसे बड़ी ताकतों का गठबंधन था, फिर भी वे अंग्रेजों से हार गए। यही तो मैं हमेशा सोचती हूँ, एक छोटी सी व्यापारी सेना ने भारत की 3 सबसे बड़ी सेनाओं को एक साथ कैसे हरा दिया।
ये कैसे संभव हुआ? इसका कारण केवल आधुनिक हथियार नहीं थे, बल्कि कैश फ्लो यानी नकद पैसा था। अच्छा, कैश फ्लो। हाँ, भारतीय सेनाओं का जो ढांचा था वो बहुत सामंती या फ्यूडल था। राजा अपने सैनिकों को जमीनें देते थे और वे सैनिक युद्ध के समय राजा के लिए लड़ने आते थे। ठीक है। लेकिन अंग्रेजों की जो सेना थी वो एक पेशेवर सेना थी, जिसे हर महीने नियमित रूप से नकद वेतन मिलता था। और प्लासी के बाद अंग्रेजों के पास बंगाल का असीमित पैसा आ चुका था। मतलब उनके पास कैश की कोई कमी नहीं थी? बिल्कुल नहीं। उनकी सेना में गजब का अनुशासन था, उनके पास हल्की और तेज तोपें थीं और उनकी कमांड स्ट्रक्चर बहुत स्पष्ट थे। भारतीय राजाओं की सेनाएं विशाल जरूर थीं, लेकिन उनमें तालमेल की भारी कमी थी। बक्सर की जीत ने अंग्रेजों को निर्विवाद रूप से उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। अब तो बक्सर जीतने के बाद अंग्रेज सीधे दिल्ली के तख्त पर बैठ सकते थे या खुद को बंगाल का राजा घोषित कर सकते थे। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 1765 में उन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की। हाँ, इलाहाबाद की संधि। इस संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली, यानी राजस्व और टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार अब सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। और इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने जो व्यवस्था लागू की, जिसे द्वैध शासन या ड्यूअल गवर्नमेंट कहा गया, वो तो इतिहास की सबसे चालाक और क्रूर व्यवस्थाओं में से एक थी। इस द्वैध शासन प्रणाली की चालाकी को समझना सच में बहुत जरूरी है। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि हम राजा नहीं बनेंगे। प्रशासन, न्याय, पुलिस और जनता की सारी जिम्मेदारी नवाब संभालेगा। लेकिन राज्य का सारा पैसा, सारे टैक्स, सारी कमाई, वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने में जाएगी। अगर इसे हम आज की भाषा में समझाए ना, तो ये ऐसा है जैसे कोई सीईओ कंपनी का सारा मुनाफा खुद रख ले, लेकिन कस्टमर सर्विस और कर्मचारियों की सारी परेशानियां बिना किसी बजट के एचआर के मत्थे मढ़ दे। बहुत खूब, बिल्कुल यही हो रहा था। जनता परेशान है, लेकिन नवाब के पास पैसे नहीं है। पैसा अंग्रेजों के पास है, लेकिन उनकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और इसी बिना जिम्मेदारी वाले मुनाफे ने बंगाल को तबाह करके रख दिया। दीवानी मिलने से कंपनी शासन की असली शुरुआत हुई। कंपनी के अधिकारी भयानक रूप से भ्रष्ट हो चुके थे। वे किसानों से मनमाना टैक्स वसूलते थे, जिसका सीधा नतीजा 1770 का भयानक बंगाल अकाल था। उस अकाल की कहानियां तो आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। लाखों लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए। लेकिन कंपनी की क्रूरता देखिए, जब लोग मर रहे थे तब भी कंपनी के अधिकारी सख्ती से टैक्स वसूल रहे थे और उनका राजस्व बिल्कुल कम नहीं हुआ। मतलब उन्हें लोगों की जान की कोई परवाह नहीं थी। कंपनी को केवल अपने शेयर धारकों के मुनाफे से मतलब था। लेकिन पता है, भारत में कंपनी के इस अंधाधुंध भ्रष्टाचार का असर लंदन तक महसूस किया जाने लगा था। वो कैसे? जब कंपनी के छोटे छोटे क्लर्क और अधिकारी भारत से अकूत संपत्ति लूटकर ब्रिटेन लौटते थे, तो उन्हें वहां नोबॉब्स कहकर चिढ़ाया जाता था। नोबॉब्स? हाँ, मतलब नवाब का अंग्रेजी वर्जन। हाँ बिल्कुल। ये नोबॉब्स ब्रिटेन में जाकर बड़े बड़े महल खरीद रहे थे और पैसे के दम पर संसद के चुनाव जीत रहे थे। तो क्या ब्रिटिश सरकार को इस बात की टेंशन होने लगी थी कि उनकी खुद की एक व्यापारिक कंपनी भारत में इतना पैसा कमा रही है कि वो उनके देश की संसद से भी ज्यादा ताकतवर हो रही है? क्या उन्होंने भारत की भलाई के लिए कानून बनाए या सिर्फ कंपनी को कंट्रोल करने के लिए? ये बहुत जरूरी सवाल है। ब्रिटिश संसद को भारत के भूखे किसानों की कोई चिंता नहीं थी। उन्हें चिंता थी अपनी खुद की सत्ता की। उनका मकसद केवल कंपनी के प्रशासन को व्यवस्थित करना था, ताकि ब्रिटेन का फायदा सुनिश्चित हो सके। इसीलिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल बना दिया गया और वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। और इसी एक्ट से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई। और इसके कुछ साल बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया, जिससे ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण शुरू हो गया। इन कानूनों ने कंपनी के ढांचे को तो व्यवस्थित किया, लेकिन भारत की जनता के लिए कोई राहत नहीं आई। उल्टे 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक नया सिस्टम लागू किया, जिसे स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। हाँ, कॉर्नवालिस के सुधार। कॉर्नवालिस ने जमींदारों को ही जमीन का असली मालिक बना दिया, इस शर्त पर कि वे कंपनी को हर साल एक तय रकम देते रहेंगे। इसका मतलब कि किसानों से उनकी खुद की जमीन का मालिकाना हक ही छीन लिया गया। वे अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह गए। किसानों का शोषण तो और बढ़ गया। बिल्कुल। कंपनी ने अपनी आमदनी को फिक्स कर लिया और किसानों को जमींदारों के रहमो करम पर छोड़ दिया। अब सिस्टम सेट हो चुका था।
बंगाल, बिहार और उड़ीसा तो अब पूरी तरह से अंग्रेजों के चंगुल में थे। इसके बाद अंग्रेज सीधे युद्ध करने के बजाय कागजों और संधियों से भारत को निगलने लगे। इस जाल की सबसे बड़ी मिसाल थी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाई गई सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस। हाँ, यह एक बहुत ही शातिर राजनीतिक चाल थी। वेलेस्ली ने भारतीय राजाओं के पास जाकर कहा कि आपको दूसरे राजाओं से खतरा है, इसलिए आप अपनी सेना भंग कर दीजिए और हमारी अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी अपने राज्य में रखिए। ये तो बिल्कुल किसी माफिया के प्रोटेक्शन रैकेट जैसा है। मतलब हमसे सुरक्षा के लिए हमें ही पैसे दो, नहीं तो हम ही तुम्हें बर्बाद कर देंगे। और खर्च इतना भारी होता था कि राजा अक्सर उसे चुका ही नहीं पाते थे, जिसके बदले में अंग्रेज उनके राज्य का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले लेते थे। और विदेशी नीतियां भी तो अंग्रेजों के अधीन हो जाती थी ना। हाँ, बिना अंग्रेजों की अनुमति के राजा किसी से ना तो युद्ध कर सकता था, ना ही दोस्ती। इस एक संधि ने बिना लड़े ही अंग्रेजों को पूरे भारत में एक विशाल स्थायी सेना दे दी, जिसका खर्च भारतीय राजा खुद उठा रहे थे। और जो कसर बच गई थी वो लॉर्ड डलहौजी ने पूरी कर दी। डलहौजी एक नीति लेकर आया जिसे विलय नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता था। एकदम सही। इस नियम के अनुसार अगर किसी भारतीय राजा का वारिस नहीं है तो वो राज्य सीधे अंग्रेजों का हो जाएगा। इसी कानूनी फंदे का इस्तेमाल करके डलहौजी ने झांसी, सतारा और नागपुर जैसी रियासतों को निगल लिया। राजाओं में इस बात को लेकर भारी असंतोष था। तो एक तरफ हम देखते हैं कि नक्शे पर लाल रंग यानी ब्रिटिश राज लगातार बढ़ रहा था, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा भी हो रहा था जिसे सकारात्मक सामाजिक सुधार माना जाता है। जैसे कि सती प्रथा का अंत हुआ। 1835 में मैकॉले की अंग्रेजी शिक्षा नीति आई। 1856 में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। अगर ये सब सुधार हो रहे थे तो फिर आम आदमी की जिंदगी में क्या चल रहा था? जनता में इतना भयंकर गुस्सा क्यों था? इन दोनों बिंदुओं को एक साथ जोड़कर देखना होगा। एक तरफ अंग्रेज सामाजिक सुधार कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आर्थिक शोषण चरम पर था। अच्छा। भारत कभी दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक था, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ के कुटीर उद्योगों को जानबूझकर बर्बाद कर दिया। भारी टैक्स लगाकर। हाँ, भारी टैक्स लगाकर उन्होंने भारत को केवल कच्चे माल का स्रोत और विदेशी माल का बाजार बना दिया। लाखों बुनकर और कारीगर तो सड़क पर आ गए होंगे। बिल्कुल। जब लोगों का पेट खाली हो और ऐसे समय में जब विदेशी शासक आपकी सदियों पुरानी सामाजिक परंपराओं में दखल देने लगे, तो आम जनता को लगता है कि उनकी संस्कृति और रोजी रोटी दोनों एक साथ छीने जा रहे हैं। उन्हें लगा कि उनका धर्म और पहचान खतरे में है, और यही कारण था कि पूरे देश में संथाल, भील, कोल और सन्यासी जैसे जनजातीय और किसान विद्रोह हुए। ये दशकों के आर्थिक शोषण, सामाजिक हस्तक्षेप और राजनैतिक गुस्से का नतीजा था, जो आखिरकार एक बड़े विस्फोट के रूप में सामने आया। और वो बड़ा विस्फोट था 1857 का ज्वालामुखी, जिसे हम 1857 का विद्रोह कहते हैं। अक्सर इसे सिर्फ मंगल पांडे और कारतूसों पर लगी चर्बी से जोड़ा जाता है, लेकिन इसके कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैनिक असंतोष सब कुछ थे। चर्बी वाले कारतूसों सिर्फ तात्कालिक कारण थे। मुख्य केंद्र थे मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी और लखनऊ। और इसके नेता भी तो समाज के हर वर्ग से थे। 80 साल के बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, सब अपनी सत्ता और सम्मान वापस पाने के लिए लड़े। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर होने के बावजूद ये विद्रोह अंततः विफल हो गया। क्यों? आधुनिक हथियारों का न होना ही वजह थी क्या? वो एक वजह थी, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी थी एकता की कमी और सीमित संसाधन। हर कोई अपने अपने स्थानीय कारणों से लड़ रहा था। अंग्रेजों ने अपनी आधुनिक तकनीक और व्यवस्थित कमांड के दम पर इस विद्रोह को कुचल दिया। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत दिलचस्प पहलू सामने रखना चाहती हूँ। भले हम कहते हैं कि 1857 का विद्रोह असफल रहा, लेकिन क्या सच में ऐसा है? इसी विद्रोह ने तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए दफन कर दिया। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। 1858 का अधिनियम पास हुआ, जिससे कंपनी का शासन पूरी तरह खत्म हो गया और सीधा ब्रिटिश क्राउन का राज शुरू हुआ। और गवर्नर जनरल अब वायसराय बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। तो ये था एक व्यापारिक कंपनी से लेकर एक शोषक सरकार बनने तक का पूरा सफर। इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी रहे, जैसे रेल, डाक और आधुनिक शिक्षा, लेकिन भयानक नकारात्मक प्रभाव भी थे,
जैसे आर्थिक लूट और उद्योगों का विनाश। चर्चा का अंत मैं सुनने वालों के लिए एक सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ करना चाहूंगी। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार करने आई थी और डेटा या जानकारी के अभाव वाले उस दौर में भी उसने एक पूरे महाद्वीप पर कब्जा कर लिया। सच में हैरान करने वाली बात है। आज के दौर में जरा उन विशाल मल्टीनेशनल टेक कंपनियों के बारे में सोचें जिनकी संपत्ति कई देशों की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी हैं और जो हमारे डेटा, हमारे व्यापार और संचार को पूरी तरह नियंत्रित करती हैं। ये तुलना बहुत ही प्रासंगिक है। आधुनिक हथियारों के बिना भी आर्थिक और डिजिटल एकाधिकार कितना शक्तिशाली हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। ल्यूसेंट ऑडियो बुक के इस अध्याय से यह साफ हो जाता है कि जहां पढ़ाई बने आसान और यादगार, वहां इतिहास से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए और आगे सीखते रहिए। अलविदा।